नए लेक्चर में आप सबका खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा सेंटेंस स्ट्रेस। सेंटेंस स्ट्रेस हमारा टॉपिक रहेगा सेंटेंस स्ट्रेस। सेंटेंस स्ट्रेस के पहले जो हमने लेक्चर किया है उसमें हमारा था वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस पे हमने पूरी बात की और पूरा डिस्कशन किया। उसमें मैंने आप लोगों को हर एक वर्ड को सिलेबल के हिसाब से ये दिखाया कि कैसे हम उस पर स्ट्रेस डाल लेते हैं। तो आज हम देखेंगे ये अगर वर्ड में स्ट्रेस हमने आज तक जाना था तो ये सेंटेंस की स्ट्रेस क्या है, सेंटेंस को हम कैसे स्ट्रेस दे देंगे, असल में सेंटेंस को किस तरीके से हम स्ट्रेस देते हैं, इस पे हम बात करेंगे आज यहाँ पर। तो आप मेरे साथ बने रहें और जुड़े रहें, अटेंटिव रहें इस पूरे लेक्चर में आप। तो there are different types of sentences. Sentence stress depend on what the speaker wants to emphasize. The use of sentence stress is mainly associated with the kind of information that has been emphasized. The main difference between word stress and sentence stress is that the former is marked on one syllable with a word and the latter is marked on certain words within a sentence. Usually, the sentence stress is marked on those syllables of a word or of words used in a sentence which are technically known as content words. Content words are those words which carry meaning or sense in a sentence. For example, तो हमारे पास आज जो बात करने का टॉपिक है, हमारे पास है सेंटेंस स्ट्रेस। सेंटेंस को स्ट्रेस कैसे दे देते हैं। कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, असोर्टिव सेंटेंस, एक्सेलेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंसेस हैं हमारे असर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, अब है कि सेंटेंस स्ट्रेस डिपेंड करती है बिल्कुल किस पर, स्पीकर जो है उसको किस तरीके से वो उस पर एम्फिसाइज, दबाव डालकर किस तरीके से वो उसको बताता है, किस तरीके से वो इसको बताता है, किसको, सेंटेंस को। सेंटेंस जो यूज हम करते हैं इस मेनली एसोसिएटेड विद द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। हर एक सेंटेंस में जो है हम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो मेन डिफरेंस अगर हम देखेंगे सेंटेंस स्ट्रेस और वर्ड स्ट्रेस में, वर्ड स्ट्रेस में हमारा क्या रहता है, हमारा सिलेबल के हिसाब से वहां स्ट्रेस रहती है। लेकिन सेंटेंसेस में हम वर्ड्स को, मुख्तलिफ वर्ड्स को, एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं जो उनका कनोटेशन दे रहे हैं, तो वो हम स्ट्रेस में लाते हैं। तो तब हम सेंटेंस स्ट्रेस को मार्क करते हैं। आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, वर्ड स्ट्रेस में हम सिलेबल्स पे स्ट्रेस दे देते हैं, ये कितने वर्ड का सिलेबल है और किस सिलेबल पे एक्सेंट रहता है, किस सिलेबल पे पिच हाई रहता है, वहाँ सिलेबल पे हम स्ट्रेस करते हैं। यहाँ पर जो कंटेंट वर्ड होता है सेंटेंस में, जो मीनिंग जिसमें होती है, जिसमें आइडिया होता है, जिसको असल में बताना चाहते हैं, उस कंटेंट वर्ड पे हम स्ट्रेस करते हैं। तो वो जो कंटेंट वर्ड्स एक सेंटेंस में 5-6 वर्ड्स होते हैं उन पे हम स्ट्रेस करते हैं, तो वो चीज़, वो हमारे सेंटेंस स्ट्रेस बनते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ज़रा यहाँ देख लीजिए। व्हेन आर यू गोइंग टू सी रोहन, व्हेन आर यू गोइंग टू सी रोहन, आप कब जा रहे हैं रोहन को देखने। एक तो मेरी यहाँ वैन पे स्ट्रेस पड़ रही है, गोइंग पे पड़ रही है और रोहन पे पड़ रही है। ये तीनों वर्ड जो है ये मेरे कंटेंट, ये तीनों वर्ड मेरे कंटेंट वर्ड हैं। तो यही तीन वर्ड्स, कब जा रहे हो रोहन को देखने, ये मेरे क्या रहते हैं, ये मेरे कंटेंट वर्ड्स रहते हैं। यहाँ पर मैं स्ट्रेस डालता हूँ सेंटेंस के हिसाब से। ओके, आर यू गेटिंग मी नाउ? सो to put stress on a sentence, we should have kept in mind how many words we are going to emphasize in a way, how many words we are going to have high pitch stress and high compression of air. So then so we can put the stress on those words. तो ये है हमारा
पहला एग्जाम्पल। उसके बाद आई विल प्रोबेबली सी हिम ऑन फ्राइडे। तो यहाँ प्रोबेबली और फ्राइडे को इन्होंने है कि ये कंटेंट वर्ड्स हैं, शायद जुमरात जुमा को। तो ये दो वर्ड्स हमारे सेंटेंस स्ट्रस में, ये दो वर्ड्स में हमने स्ट्रस डालनी है, यहाँ पे डालनी है, यहाँ पे डालनी है। ये स्ट्रस हमारी रहती है किस में, ये सेंटेंस में रहती है। तो वर्ड में अगर देखेंगे, वर्ड में अलग रहेगा। देखो प्रोबेबली, प्रोबेबली अगर हम यहाँ लिखूं, यहाँ जरा PROBABLY, ये है प्रोबेबली, प्रोबेबली थर्ड सिलेबल वर्ड है, ठीक है। प्रोबेबली, तो यहाँ पे स्ट्रेस पढ़नी है बब पे, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रेस पढ़ रही है प्रोबेबली। यहाँ यहाँ फॉलिंग है, यहाँ भी फॉलिंग इंटोनेशन स्ट्रेस है असल में ये अभी। लेकिन हमें यहाँ वर्ड को नहीं दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, हम सेंटेंस पे हैं, हमें सेंटेंस में दिखाना है। यहाँ देखिए, व्हेन, गो, रोहन, प्रोब, फ्राई, ये जो वर्ड्स हैं आर द कंटेंट वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस। दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन। ये जो वर्ड्स हैं, व्हेन है, गोइंग है, रोहन है, प्रोबेबली है, फ्राइडे है, ये कंटेंट वर्ड्स है। यहाँ से मीनिंग हमें पता चलती है, इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है। बट a sentence may be said in different ways depending on the choice and requirements of speaker। अब सेंटेंस के हिसाब से हम डालते हैं फिर स्ट्रेस। ये रिक्वायरमेंट होती है किसको, स्पीकर किस तरीके से उन सेंटेंसेस को बोलता है। इन सच केसेस द स्ट्रेस चेंज टू एम्फसाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और यहीं पर हम अच्छी इंफॉर्मेशन जो होती है वो कलेक्ट करते हैं। वो देखो कैसे, जिस जिस वर्ड पे आप ज़्यादा स्ट्रेस देते हो वो आपकी इंफॉर्मेशन बनती है, वो पता चलता है इसमें कितना दम है कितना नहीं है। जैसे आपको कोई ये एग्जांपल भी है, आपको कोई कहेगा कुछ हेल्प करेगा, बोलेगा मैं आई हेल्प यू, वो धीरे से बोलेगा, उसमें कोई स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं है, तो आपको लगेगा भाई ये मदद नहीं करना चाहता। अब कोई दूसरा बोलेगा, वो स्ट्रेस करेगा हेल्प पर भी, वो ऐसे ही बोलेगा मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपको मदद करूं। ये यहाँ पर और यहाँ पर स्ट्रेस डालेगा, इस पर भी, इस पर भी और इस। तो हमें खुद पता चलेगा, क्योंकि इन वर्ड्स पर इसने थोड़ा सा जोर दिया और हमें पता चला नहीं ये वाकई में हमें मदद करना चाहता है। तो ये हमें कहाँ पता चलता है, ये स्पीकर के स्ट्रेस डालने से हमें पता चलता है कि ये किस तरीके से हमें मतलब वर्ड्स पे सेंटेंसेस में स्ट्रेस डालनी है। एग्जाम्पल है, आर यू सीइंग रहीम ऑन संडे। आर यू सीइंग रहीम ऑन संडे, कोई स्ट्रेस नहीं, ना आराम से। नो आई एम सीइंग रहीम ऑन मंडे। अब ये मंडे पे यहाँ स्ट्रेस दे रहा है, मंडे को खींचकर और बड़ा होके बोलता है नो आई एम सीइंग रहीम ऑन मंडे। तो यहाँ पे सेंटेंस में स्ट्रेस बढ़ रही है। आर यू सीइंग मीनाक्षी ऑन फ्राइडे, आप मीनाक्षी को फ्राइडे को देख रहे हैं। नो आई एम सीइंग मोहन ऑन फ्राइडे, मुझे मोहन को देखना है। तो ये यहाँ मोहन पे स्ट्रेस डाल रहा है और यहाँ इसने मंडे पे दे दी, तो ये सेंटेंस स्ट्रेस में इस वर्ड पे स्ट्रेस आ रही है। द पैटर्न्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रेस इज नॉर्मल। English can be taught or learned by the use of stress, primary and secondary. Marks and pauses in the sentence chosen for practice, chosen for practice. क्या है, तो सेंटेंस स्ट्रेस जो है ये नॉर्मली हम इंग्लिश में यूज करते हैं, लेकिन अब इनको सीखने के लिए समझेंगे हम कैसे, जब हम स्ट्रेस डालते हैं वर्ड्स पर। वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेस मैंने दिखाया आप लोगों को वीडियो में, प्राइमरी स्ट्रेस कैसे हम करते हैं और सेकेंडरी स्ट्रेस कैसे करते हैं। जो हमारे पिछले वाले लेक्चर हैं उसमें मैंने आप लोगों को इन चीज़ों की नॉलेज दे दी कि किस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी में हमने स्ट्रेस दे दी है। प्राइमरी सिलेबल पे कैसे दे दी, प्राइमरी एक्सेंट होता है, उसके बाद सेकेंडरी एक्सेंट होता है, प्राइमरी सिलेबल सेकेंडरी सिलेबल, वहाँ स्ट्रेस दे दी। A well-designed task can be used in the classroom where students may be asked to read the sentences aloud after they finish marking stressed syllables and pauses। अब एक एक्सरसाइज दी जाती है बच्चों को क्लास में कि भाई आप लोग ये सेंटेंसेस पढ़ें और उसके बाद में अपनी जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करें। क्यों, किस तरीके से, ताकि ये लोग स्ट्रेस दे दें वर्ड्स पे, किस वर्ड को कैसे स्ट्रेस दे देंगे। लर्नर्स मिस्टेक can be objectively heard and correlated
करेक्टेड इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। आप लोगों को मैं एक बात यहाँ पे याद दिला दूँ, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद टीचर हम लोगों को बताते उठें, अब हर एक की बारी है, वो तालीम करेगा। हर एक की बारी, इट इज़ द टर्न ऑफ एवरीबॉडी, ही और शी शुड रीड द टेक्स्ट। जहाँ फिर गलती होती थी वहाँ पर टीचर हमें बताता था, नहीं बेटा ऐसे पढ़ना है। वो आप स्कूल डेज याद करो और ये वाला पॉइंट याद करो, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब आपको कॉलेज में, क्लास में आपको टास्क दी जाती है, भाई इसको पढ़ो, इसको रीड करो, सबके सामने लाउड रीडिंग करो, तो पता चलता है किस पे आप स्ट्रेस देते हो, किस पे नहीं देते हो। तो उससे क्या, अगर किसी जगह गलती हो जाती है तो आपको आपके टीचर क्या करते हैं, वो मिस्टेक दूर करते हैं, वो एरर दूर कर देते हैं। दिस कुड बी डन ओनली इफ द लर्नर्स एंड टीचर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इनिशिएट रिगोरियस प्रैक्टिस इन द यूज ऑफ वीक and contracted form in the addition to distribution of stressed and unstressed syllables। ये तभी क्या है, ये मुमकिन है जब लैंग्वेज टीचर्स और बच्चे जो हैं वो इस प्रैक्टिस को अच्छे से करें और इन चीज़ों पे ध्यान दें, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स पे ध्यान दें और इनको पढ़ाएं। नहीं बच्चा ऐसा होता है, नो द स्टूडेंट it is like this, you should have to read it like this, the actual pronunciation is this, you should have put stress on there and that। सो ड्यू टू वेरी दैट काज, तो वहां से आपको स्ट्रेस के बारे में पता चलता है। तो इंटोनेशन पढ़ने से पहले मैं फिर से आपको स्ट्रेस के बारे में फिर से थोड़ा सा बोल दूं। एक तो हमारा वर्ड स्ट्रेस रहता है, शाबाश, वर्ड स्ट्रेस रहता है। वर्ड स्ट्रेस में हम सिलेबल के हिसाब से स्ट्रेस दे देते हैं। ये कितने सिलेबल का है, ये 2 सिलेबल का है। सिलेबल्स खुद 2 सिलेबल का है। तो हम पहले सिलेबल पे डालेंगे कि दूसरे से, प्राइमरी एक्सेंट रहेगा कि सेकेंडरी एक्सेंट रहेगा, ओके। उसके बाद में हमारा सेंटेंस स्ट्रेस होता है। सेंटेंस है हमारा यहाँ से यहाँ से सेंटेंस है। तो यहाँ से दिखाते हैं किस वाली जगह पे हमें क्या, किस वाली जगह पे हमने स्ट्रेस डालनी है, किस वाली जगह पे हमने ये स्ट्रेस करनी है। स्ट्रेस वर्ड्स पे और स्ट्रेस सेंटेंसेस पे। उसके बाद में हमें हमारा टॉपिक इंटोनेशन है। हमारा ट्यून कहाँ राइजिंग होता है, कहाँ फॉलिंग होता है। राइजिंग ट्यून कहाँ है, फॉलिंग ट्यून कहाँ है, राइजिंग पिच कहाँ है, फॉलिंग पिच कहाँ है। जैसे मैंने आप लोगों को दिखा दिया, किसी वर्ड को मैंने कहा ऐसे फॉलिंग है, राइजिंग है, फॉलिंग है, वही होता है इंटोनेशन। Intonation is a feature of pronunciation associated with the rise and fall of pitch of the voice in speaking। तो बोलने में जो हमारा पिच होता है, ग्लोटल में जो राइजिंग एंड फॉलिंग पिच, बात करने का जो लहजा तेज या स्लो, वो हमारा इंटोनेशन फीचर कहलाता है। और किस में, वो प्रोनाउंसिएशन में होता है। राइज एंड फॉल ऑफ द पिच मेक्स डिफरेंट नोट्स ऑफ द वॉइस विच कंबाइन टू मेक ट्यून। कभी ज्यादा जोर से, कभी ये जो फॉलिंग पिच है राइजिंग पिच होता है धीरे से। तो इससे क्या हो जाता है, इससे ये जो ट्यून्स है ना कंबाइन हो जाते हैं। इससे बात करना, जैसे मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, कोई बात धीरे पहुंच रही है आपको, कोई जोर से पहुंच रही है, तो ये राइजिंग एंड फॉलिंग ट्यून का, फॉलिंग पिच का कमाल है। किस वर्ड को मैं कितना ज़्यादा बोलता हूँ, किस वर्ड को कम बोलता हूँ, किसकी साउंड कितनी निकलती है, ये तो सारा मामला जो है ना, ये राइजिंग एंड फॉलिंग का, ये सिर्फ पिच पे डिपेंड करता है। अरे वो पिच नहीं जहाँ पे आप ग्राउंड में खेलते हैं, ये पिच होता है हमारे गले में, थ्रॉट में, लैरिक्स एंड फेरेक्स में। द ट्यून इज प्रोड्यूस्ड मेलोडी इन ए लैंग्वेज, इट इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। तो ये जो ट्यून्स, ये जो हम आवाज़ें निकल, इसे मेलोडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलोडी बोलते हैं। किस में, लिंग्विस्टिक्स में, लैंग्वेजेस में इसे मेलोडी बोलते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, मेलोडियस सॉन्ग सुनते हैं ना, मेलोडियस सॉन्ग्स, वही मेलोडी जो होता है ना, वहां पे बिल्कुल इसको ध्यान में रखा होता है कि साउंड को धीरे बोलना है जो असर करे, किसको जोर से बोलना है जो गैर असर रहे, मेलोडी सॉन्ग्स, ओके। तो ये ट्यून्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इन्हें लैंग्वेज में हम मेलोडी बोलते हैं।
The pitch of the voice can be determined with the help of the frequency of vibration that occurs in vocal cords. vocal cord आपका गले में ऐसे जो लटका है ना, ये इसकी वाइब्रेशन जो होती है, इसकी ट्यून जो होता है हमारा पिच, वॉइस कैन बी डिटरमिनेड, ये हम देखते हैं। वॉइस वॉइस होता है, फ्रिकेटिव वॉइस होती है, नसल होती है, नॉर्मल होती है, वोवेल, कंसोनेंट। ये वॉइसेस जो हम आवाज़ें जो हम निकालते हैं, ये हमारा ग्लोटल, ये गला है, गला, इधर कंफ्यूज मत होना, ये हमारा गला है। ये नसल 5, ये थर्ड, ये फूड 5 एसोफेगस। तो यहाँ पर क्या है, इस पिच के बारे में हमने पता चलता है जितनी हमारी वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन किसको होती है? जो ये लटका है ना, अपना गला खोलो, आईना देखो, आईने में मुंह खोलकर जो अंदर को पीछे बैक ऑफ द टंग के पास जो लटका है ना, वो लटक रहा है, ये कितना वाइब्रेट करेगा, वही वाइब्रेशन की बात हो रही है। ये कितना वाइब्रेट करेगा और कितनी वॉइस निकालेगा। आपके हर एक वर्ड पे जो वॉइस बनती है ना, वो इधर से ही आ रही है। ओके, शाबाश। उसके बाद में हमें है, द फंक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स इज टू प्रोड्यूस वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स। वोकल कॉर्ड्स की काम है वॉइस्ड और वॉइसलेस, जिसमें थोड़ा सा शोर निकले, जिसमें थोड़ा सा शोर नहीं है। ये दो साउंड्स जब निकलते हैं, देखो मैं आपको स जरा पढ़ो, स फ्रिक्शन हो रही है, स फ्रिक्शन हो रही है। ए पढ़ो, कोई फ्रिक्शन नहीं। ज पढ़ो, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है। ब पढ़ो, कोई फ्रिक्शन नहीं। ये वॉइस्ड है, ये भी वॉइस्ड है, ये वॉइसलेस है, ये वॉइसलेस है। गेटिंग मी? यस। वॉइस्ड और वॉइसलेस प्रोड्यूस करने की, द एयर फ्रॉम द लैंग्वेज हैज टू कम आउट थ्रू द विंड पाइप एंड द larynx. In the larynx are situated a pair of lip-like structures. These are called vocal cords. These vocal cords. The vocal cords can be opened and closed, and when the two cords come very close to each other, the glottis will be shut completely. When we breathe in and out, the vocal cords are drawn wide apart and thus glottis is open. If at the time of production of a sound the vocal cords do not vibrate, then the produced sound is voiceless. For example, यहाँ मैं पहले यहाँ तक बता दूँ, तो आपके पास जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ये हमारा मुंह है, ये यहाँ से ले लो आपका फूड 5, ये यहाँ से ले लो आपकी नसल 5, नाक वाली। तो यहाँ जो है, इस वाले पोर्शन में ग्लोटिस है, ये साइड, ये दो साइड। ओके, ये आंख बना ले इसको, ये स्ट्रक्चर ही थोड़ा बन जाए तो आपको समझ आ जाएगा। इस वाले पोर्शन पे ध्यान दें, ये गला है। तो यहाँ पर जब हम इनहेल एक्सेल आयर करते हैं, ये जो ग्लोटिस है, ये कभी इस वाले को बंद करता है, कभी इसको। ये जो यहाँ पे बीच में यहाँ है, जो लिप्स के तरीके से इधर है, तो यहाँ पे ही जब ये बंद होता है तो वॉइस नहीं निकलती। जब ये ढीला रहता है तो वॉइस प्रोड्यूस हो जाती है। वॉइस मीन्स वॉइस्ड एंड वॉइसलेस, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस words. Glottis is open if the time of production of a sound the vocal cords do not vibrate. जब ये vocal cord vibrate नहीं होंगे तो साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो वॉइसलेस साउंड होगी। अब जब ये वाइब्रेट होंगी तो वॉइसलेस साउंड है, वाइब्रेट नहीं होंगे तो वॉइसलेस। प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज वॉइसलेस, वोकल कॉर्ड्स डू नॉट वाइब्रेट। जब वाइब्रेट नहीं होंगे तो वॉइसलेस, ठीक है। जब वाइब्रेट होंगे तो वॉइस्ड साउंड। गुड। तो क्या है, जरा एग्जांपल। प वॉइसलेस है, प, ट, क, थ, च, स। स तो है वॉइस्ड, ये यहां पे गलत है। स ये वॉइस्ड है, इसमें वॉइस निकलती है, लेकिन ये वॉइस्ड अगर है, लेकिन ये फ्रिकेटिव है, याद रखना। ये अगर यहाँ पर है वॉइसलेस, लेकिन ये फ्रिकेटिव है, जो फ्रिक्शन। द पिच ऑफ आवर वॉइस गोज ऑन चेंजिंग इन नॉर्मल स्पीच। तो नॉर्मल जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारी जो वॉइस है ना, ये चेंज होती रहती है। डिफरेंट पिचेस ऑफ वॉइस कंबाइन टू फॉर्म द ट्यून्स। और ये जो हमारे जो
वॉइसेस हैं, ये पिच है, राइजिंग फॉलिंग राइजिंग फॉलिंग फॉलिंग राइजिंग राइजिंग फॉल फॉल राइज। तो यहाँ से हमने हमारे ट्यून्स बनते हैं। दीज आर नोन एज द फॉलिंग एंड राइजिंग ट्यून्स लैंग्वेज। तो इनको राइजिंग फॉलिंग या फॉलिंग राइजिंग ट्यून जो होता है, इसमें हमने राइजिंग फॉलिंग ट्यून लैंग्वेज कहा जाता है। द एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या है, अ ग्रामेटिकल वर्ड ग्रुप कैन बी यूज्ड the picture for okay. These are known as the falling and rising tones of language. Therefore, the intonation of a language refers to tones or the patterns of the pitch vibration. तो जो intonation अब है, ये किस चीज को अब बताया जाएगा, जो ट्यून हम प्रोड्यूस करते हैं, जो राइजिंग फॉलिंग ये पिच जो वाइब्रेट होता है उससे। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रामेटिकल वर्ड ग्रुप कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेज एंड सिचुएशंस। ग्रामेटिकली जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम मुख्तलिफ तरीकों से सिचुएशंस पे मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। द मेन पर्पज ऑफ एनी वर्ड ग्रुप कॉल्ड कुड बी शोइंग एंगर काइंडनेस पोलाइटनेस। और हर एक वर्ड को जिस तरीके से हम बोलेंगे वहां से हमें खुद पता चलता है इसमें एंगर है, काइंडनेस है, पोलाइटनेस है। हर एक वर्ड अकॉर्डिंग टू दिस वॉइस, अकॉर्डिंग टू दिस ट्यून, इट गिव्स द कैनोटेशन आल्सो। जिस वर्ड को आप जोर से बोलोगे, धीरे बोलोगे, प्यार से बोलोगे, हर एक का अपना तरीका है। दिस फंक्शनल यूज ऑफ ए वर्ड ग्रुप इज लार्जली मेड बाय ट्यून्स। वो यूज, तो ये जो हम यूज करते हैं हमने ट्यून्स, तो ये फंक्शनल वर्ड्स के ऊपर, ये जो फंक्शन हमारी वर्ड्स की रहती है ट्यून्स ही की हो जाती है। ये ट्यून के हिसाब से ही हम बोलते हैं। द वर्ड डू नॉट चेंज their meaning, but the tune we use adds something to the word and what it adds to the speaker's feeling at the moment. चेंज तो अगर मीनिंग नहीं हो जाती, लेकिन ट्यून पता चल जाता है, स्पीकर की फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता है, ये एंग्री है कि नहीं है, इसके बारे में नॉलेज मिल जाती है। हेंस द यूज ऑफ ट्यून्स इन द वे इज कॉल्ड इंटोनेशन। और यही जो ट्यून है, इस तरीके से इन्हीं ट्यून्स को हम इंटोनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी से थैंक यू इफ द वॉइस स्टार्ट्स लो एंड एंड्स हाई। अब थैंक यू जब हम बोलेंगे, अगर हम थैंक यू बोलेंगे जोर से, फिर क्या हो जाएगा, इट मीन्स द स्पीकर हैज शोन ए कैजुअल एक्नॉलेजमेंट ऑफ समथिंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई आपको मदद कर रहा है, आप उसे थैंक यू बोलोगे, थैंक यू तो धीरे से बोलोगे, कैजुअली, तो उसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है और इसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं है, एड्रेस नहीं है, मतलब आप उसको ज़्यादा ध्यान से ऐसे ही लाइटली थैंक यू कहा। इफ द वॉइस स्टार्ट्स हाई एंड एंड्स लो, इट शोज दैट रियल ग्रेटिट्यूड। अगर आप करोगे थैंक यू, मैंने मदद की, आप करोगे थैंक यू, तो इसका मतलब रियल एक्नॉलेजमेंट नहीं है, रियली आपने एक्नॉलेज नहीं किया। आप वही बात आप ऐसे करोगे, थैंक यू सर या थैंक यू, तो आपका मतलब पता चलेगा कि नहीं, इसने रियल ग्रेटिट्यूड दिया, हाँ बिल्कुल इसको लगा मुझे मदद मिली। तो यही तरीका है। देयरफॉर इंटोनेशन इज अबाउट हाउ वी से समथिंग रादर देन व्हाट वी से। इसीलिए इंटोनेशन ये है कि हम क्या कह रहे हैं, हाँ, हाउ हाउ वी से, एक चीज हम जो कह रहे हैं कैसे कह रहे हैं, ना कि हमने कहा, मैंने कहा अभी थैंक यू, तो ये आराम सी बात है थैंक यू, लेकिन अब इसी थैंक यू को आप ज़रा थैंक पे ज़्यादा स्ट्रेस करोगे और यू को धीरे से बोलोगे थैंक यू, तो इससे मतलब चलेगा ये पता कि नहीं, इसने रियल में ग्रेटिट्यूड शो किया है। The proper use of intonation helps learners communicate effectively and understand situation in better way। तो ये जो प्रॉपर इंटोनेशन है, ट्यून जो हम यूज करते हैं, ये क्या है, ये हमारे लिए ऐसा हो जाता है, ये हमें मदद करता है किसमें, हमारी इस सिचुएशन को, हमारी जो जिस जहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने में हमें मदद करता है। तो आज थोड़ा टाइम कम है, यहाँ से हम कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। पैटर्न्स ऑफ इंटोनेशन, इंटोनेशन के कितने पैटर्न हैं? देयर आर 3 पैटर्न्स ऑफ इंटोनेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तीन पैटर्न मीन्स प्रकार के, 3 प्रकार के इंटोनेशन है, 3 हैं, क्या क्या है? एक हमारा है फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग इंटोनेशन, फॉल राइज इंटोनेशन। फॉलिंग, धीरे से गिर जाना,
राइजिंग धीरे से ऊपर आ जाना, ये क्या है, ऊपर और नीचे, ये ट्यून है, ट्यून। जैसे हमने अभी कहा थैंक यू, थैंक पहले फॉलिंग है, थैंक यू, फिर राइजिंग है, थैंक यू, फिर क्या है, थैंक यू। धीरे से बोलेंगे तो फॉलिंग राइजिंग फॉलिंग है। अब बोलेंगे राइजिंग फॉलिंग, थैंक यू, धीरे से थैंक यू। तो थैंक हो गया राइजिंग, यू हो गया फॉलिंग, राइजिंग फॉलिंग। तो ऐसे आ जाता है हमारा फॉलिंग ट्यून, इंटोनेशन, राइजिंग इंटोनेशन, फॉल राइज इंटोनेशन। फॉलिंग इंटोनेशन क्या है जरा देखते हैं। फॉलिंग इंटोनेशन क्या है? फॉलिंग इंटोनेशन इज मेनली यूज्ड इन डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो फॉलिंग इंटोनेशन अगर हम अक्सर बेशतर देखेंगे तो ये जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन हमारे होते हैं उनमें यूज होती है। इट इज प्राइमरी फंक्शन डिस्क्राइब हाउ द वॉइस फॉल्स ऑन फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होती है फॉलिंग स्ट्रेस की? ये जो वॉइस है किसमें फॉल होती है, फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल जो है, लास्ट का सिलेबल है सेंटेंस सिलेबल के हिसाब से। जब हमने सेंटेंस स्ट्रेस दी उसके बाद में फाइनल जो सिलेबल है उस पर जब स्ट्रेस आ जाती है इन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंस और सेंटेंस में, तो वहां हमें इस चीज का पता चलता है ये फॉल कैसे हो जाती है। व्हेन अ स्पीकर सेज समथिंग डेफिनेट, जब एक स्पीकर कुछ डेफिनेट बोलना चाहता है, सही, wants टू बी वेरी क्लियर अबाउट समथिंग, जब वो क्लियर होना होता है किसी एक बात को लेकर, जब उसे बोलता है वो क्लियर होता है उसमें, ऑल्सो यूजेस फॉलिंग इंटोनेशन, वो भी उसमें फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग फॉलिंग या फॉलिंग इंटोनेशन यूज करता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल वेयर इज द नियरेस्ट हेल्थ क्लब, फाइनल स्ट्रेस सिलेबल, वायर फाइनल स्ट्रेस सिलेबल, फाइनल स्ट्रेस को इस पे फाइनल स्ट्रेस वर्ड जो है, वेयर इज द नियरेस्ट हेल्थ क्लब, वेयर इज द, देखो मैं यहां दिखाऊं, ये है राइजिंग स्ट्रेस, नियरिंग ये सेंटेंस वाली स्ट्रेस है, नियरिंग हेल्थ और क्लब, ठीक है। लेकिन यहां पर राइजिंग स्ट्रेस है, यहां पर भी राइजिंग है, यहां पे हेल्थ क्लब पे यहां फॉलिंग है, यहां पर भी फॉलिंग है। ओके, हो गया राइजिंग फॉलिंग। Where is the nearest club? Where is the nearest health club? Okay. What time does the class finish? पहले सेंटेंस स्ट्रेस दिखाता हूं। What time क्लास और फिनिश, किस वक्त पे क्लास खत्म होगा? What time does the class finish? तो यहां पे लास्ट फाइनल वाला जो फॉलिंग स्ट्रेस होती है, फिनिश को हम लास्ट में स्लो डाउन में करते बोलते हैं। When are you going to read this book? का एक सेकंड क्या है? When are you going to read this book? देखिए पहले वर्ड सेंटेंस स्ट्रेस दे देते हैं। When are you going, रीड और बुक, ये लग गए हमारे चार सेंटेंस के इसके स्ट्रेस। उसके बाद हमें क्या है, अब हमने दिखाना है फॉलिंग स्ट्रेस कहाँ है, फॉलिंग ट्यून कहाँ है। तो फाइनल पे इसने कहा व्हेन आर यू गोइंग टू रीड दिस बुक, तो बुक जो है हमारी इसमें फॉलिंग स्ट्रेस लग रही है, तो हमारा बुक वाला वर्ड जो है यहाँ पे हमारा फाइनल स्ट्रेस है, ये फाइनल सिलेबल है, फाइनल वर्ड है, उसी पे स्ट्रेस पड़ रही है। उसके बाद वेयर इज योर पेन, एक है हमारा डब्ल्यू, दूसरा योर और पेन, ये सेंटेंस स्ट्रेस, और पेन जो है, पेन की हमें फाइनल स्ट्रेस सिलेबल है, फाइनल में हमें पेन, जो ये पेन है यहाँ पे कौन सी स्ट्रेस हो रही है, देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको। हमें है वायर इज योर पेन, सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस स्ट्रेस, यहाँ वायर है, योर है और पेन है, तीनों जगह स्ट्रेस पड़ रही है। अब किस जगह राइजिंग है किस जगह फॉलिंग है वो देखना है। वायर पे भी राइजिंग है, योर पे भी राइजिंग है, पेन पे हमारी फॉलिंग स्ट्रेस, पेन पे हमारी फॉलिंग स्ट्रेस है, इसीलिए ये है वायर जो पेन। तो यहाँ पे हमने पढ़नी है फॉलिंग स्ट्रेस, फाइनल स्ट्रेस्ड सेलेबल, यहाँ पे ट्यून हमारा फॉल रहता है, फॉल को गिर जाना, हमारी आवाज पहले राइज होती है फिर कभी बार फॉल होती है, राइजिंग फॉलिंग। ओके, व्हाई आर यू लेट, व्हाई यू
लेट। ओके, ये सेंटेंस स्ट्रेस दिखा रहा हूँ। उसके बाद लेट वाला वर्ड फाइनल सिलेबल स्ट्रेस है, तो वहां पे हमारी फॉलिंग बनती है। आई थिंक वी आर कंप्लीटली लॉस्ट। मुझे लग रहा है कंप्लीटली अब ये खत्म मामला हो चुका है। डेफिनेट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर डेफिनेट स्टेटमेंट में क्या फॉलिंग नहीं लगती है, क्योंकि इसको प्रॉपर पता है। लेकिन अगर हम सेंटेंस को अब स्ट्रेस दे देंगे, सेंटेंस स्ट्रेस, एक तो आई पे लगेगा, दूसरा थिंक लगेगा, कंप्लीटली लगेगा, लॉस्ट लगेगा। ओके, यहाँ पे हर जगह राइजिंग, तो यहाँ वी पे फॉलिंग स्ट्रेस, आर पे फॉलिंग स्ट्रेस, लॉस्ट पे भी बाद में फॉलिंग स्ट्रेस आ जाएगी। ओके, हियर इज द मैगजीन यू वांटेड। क्या है? क्लियर स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी लगनी है। या ये तो ऑटोमेटिकली हमने स्टेटमेंट समझ आ जाता है कि ये अनक्लियर एंड क्लियर में फ़र्क है। अनक्लियर रहता है, कभी कभार हम एम्बिग्यूअस रहते हैं किसी सेंटेंस को लेकर, उसमें समझ ही नहीं आता ये बोलना क्या चाहता है, तो वहाँ पे हमें स्ट्रेस यूज़ करनी है, फॉलिंग राइजिंग। लेकिन जब क्लियर बात होती है, वहाँ आप करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सेप्शनल रूल। तभी यहाँ पर ओके हेयर इज़ द मैगजीन यू वांटेड, यहाँ पे मैगजीन है जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेस दे देंगे, ओके, तो राइजिंग स्ट्रेस, हेयर मैगजीन यू वांटेड, यहाँ फॉलिंग स्ट्रेस, यहाँ राइजिंग स्ट्रेस, यहाँ फॉलिंग स्ट्रेस, यहाँ फॉलिंग स्ट्रेस। ओके, गेटिंग मी? यस। राइजिंग इंटोनेशन क्या है? अब तक था हमारा फॉलिंग इंटोनेशन। फॉलिंग इंटोनेशन हमारा पढ़ रहा था फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल पर, फाइनल सिलेबल पर। राइजिंग क्या है? राइजिंग इंटोनेशन इज प्राइमरली, rising intonation is primarily used in yes-no questions. It describes how the voice rises at the end of a sentence or group of words. तो rising intonation हमें yes questions में अक्सर यूज होता है। yes मीन्स, ओ मैं आपको समझाऊं जरा। rise क्या हो गया? चढ़ना। चढ़ना मीन्स ये हो गया। फॉलिंग हो गया गिरना, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो राइजिंग क्या हो रहा है? राइजिंग इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या है हमारी? इंटोनेशन हमारा ट्यून है। ट्यून क्या करना है? अब ट्यून कभी ऊपर जाएगा, ट्यून कभी नीचे जाएगा। आया समझ? तो यहां पर हम यस क्वेश्चन में, देखो यहाँ यस क्वेश्चन में हमें क्यों, डू यू नो मिस्टर एक्स, कोई बोलेगा यस, तो वो स्टेटमेंट है ना उसके लिए, उसको पता है ना वो यस, तो भी वो जोर से बोलेगा। अब जिस बच्चे को पता नहीं होता है, जिसको ये चीज नहीं, अगर वो यस भी बोलेगा, वो कभी उसमें फॉलिंग भी यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको श्योरिटी नहीं है, वो धीरे से बोल रहा है, इसको डर डर के बोल रहा है। इसीलिए हमारे पास ये है कि ये जो WH क्वेश्चन में यस वाला ऑप्शन, नो वाला ऑप्शन है, तो वहां पे हम हमारा राइजिंग ट्यून होता है। ट्यून मैंने आपको बताया, ट्यून हमारे इंटोनेशन के साथ रिलेट होता है। इंटोनेशन ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग कौन सी है? कभी कभार हम क्या बोलते हैं, जो बातें सही नहीं करता है, कहते हैं इसकी ट्यूनिंग सही नहीं है, इसके स्क्रू डिले हो गए हैं। तो स्क्रू डिले होना, ट्यूनिंग ठीक नहीं है, असल में इसका मतलब यही है भाई, इसकी वॉइस राइजिंग पिच जो है, वॉइसिंग इसकी ठीक नहीं है। इज दैट द न्यू टीचर? यस। आर यू लिसनिंग? नो। यस, दोनों आ जाएंगे। सुन भी रहे हैं, नहीं भी। कैन यू सिंग? यस भी, नो भी। डज ही प्ले? दोनों आ जाएंगे, यस नो। इज शी कमिंग? यस नो। ओके, तो यहाँ हमने हमारी जो इंटोनेशन रहती है, इंटोनेशन वो हमारा राइज रहता है। अब हमारे पास है फॉल, फॉल राइज इंटोनेशन। फॉल गिर जाना, राइज ऊपर चढ़े जाना। इंटोनेशन, इंटोनेशन हमारा ट्यून है। ट्यून मीन्स हमारी वॉइस जो है। ओके, वॉइस, जो वॉइस हमारी है वो ट्यून हमारा बनता है, वो ट्यूनिंग हमारी इंटोनेशन है। ओके, गेटिंग मी? इंटोनेशन कभी राइज होती है, कभी फॉल होती है। शाबाश। अब फॉल राइज है। फॉल राइज मीन्स ऐसे, कभी धीरे बात करो, कभी जोर से बात करो, धीरे धीरे धीरे, तो ये एक बात या दो बातों में ऐसे चला जाता है वर्ड्स में। दिस पैटर्न ऑफ इंटोनेशन डिस्क्राइब्स हाउ द वॉइस फॉल्स and then rise and mostly used at the end of the statement. It is mainly practiced
in those statements in which we want to say that we are not sure or we would like to add some additional information or detail, for example. तो ये जो पैटर्न है ना इंटोनेशन का राइज फॉल, ये कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है। कब? सेंटेंसेस में, सेंटेंस के एंड में, आखिर में किसी बात को, सेंटेंस हो गई बात बताना, किसी बात को बोलते समय आखिर में या आप धीरे से बोलेंगे या ज़ोर से बोलेंगे। ये ज़्यादा ट्यून वाला पता है आपको कहाँ यूज़ करते हैं? जब झगड़े होते हैं, ओके, क्वारल होता है, यहाँ पर हमेशा राइजिंग होता है। क्यों? क्योंकि फॉलिंग ट्यून वहाँ यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोग फिर वो उनकी ट्यूनिंग जो है, वॉइसिंग जो है, वो वॉइसिंग नहीं सुन पाते। फॉल राइज इंटोनेशन फिर क्या है? कभी ऊपर जाती है हमारी साउंड, कभी नीचे जाती है। तो ये स्टेटमेंट्स का क्या है मामला? स्टेटमेंट्स मैंने अभी कह रहा था आप लोगों को, जब अक्सर क्वारल्स हो जाते हैं, लड़ाई होती है, तो वहां पर लोग ज़्यादा ट्यूनिंग यूज़ करते हैं। पिच उनका हाई रहता है। क्यों? उनका पिच इसलिए हाई रहता है कि लोग उनको उस समय सुनते नहीं हैं। और दूसरी बात, वो लोगों को सुनाना चाहते हैं, तभी वो पिच हाई रखते हैं, तभी वो अपना पिच जो है वो हाई रखते हैं। अगर वो लो पिच रखेंगे तो लोग उन्हें सुनेंगे नहीं। अब वो लो पिच कहाँ रखते हैं? जब लोग उनको आराम से बोलते हैं, बोलिए ज़रा हम सुन रहे हैं, तब हाई एंड लो। आपको समझ आ चुका होगा अब क्या है असल मामला। Statements, in those statements in which we want to say that we are not sure or we would like to add some additional information or details, तो जो स्टेटमेंट जहाँ पे हमें यकीन दहानी नहीं है या हमें लगे हम ओवर स्टेटमेंट इसको कुछ और जोड़ दे। आई डोंट सपोर्ट माई क्रिकेट टीम एट द मोमेंट। आई डोंट आई डोंट सपोर्ट क्रिकेट टीम एट द मोमेंट। अब इसने यहाँ फाल क्यों दिखाई? अरे मुझे मुझे सपोर्ट नहीं करना है इस वाले मोमेंट में, मुझे उससे सपोर्ट नहीं करना। या ऐसे बोलेंगे, इस लम्हे मुझे उनको सपोर्ट नहीं करना। तो फिर आ जाता है यहाँ पर इस पे फॉलिंग और राइजिंग। दिस स्टेटमेंट शोज दैट द स्पीकर में चेंज हिज माइंड इन फ्यूचर। ओके, मुझे अभी सपोर्ट नहीं करना इस वाले मोमेंट, इस लम्हा, लेकिन बाद में कर सकता है। अब ट्यून ट्यून ग्रुप है, हमारे पास ट्यून ग्रुप है। वी कैन आइडेंटिफाई द ट्यून ग्रुप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। हम अब ये जो ट्यून ग्रुप हमारा है इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारे पास सिंगल ट्यून है, यस है, नो है, हमारे पास यस है, नो है। शी विल कम टुडे, ये एक ट्यून है। वाई डोंट यू राइट, डिड यू प्ले टेनिस। तो इनके मदद से हम क्या करेंगे? हम ट्यून पहचान सकते हैं। जब हमें ट्यून पहचान में आ गए तो इसका मतलब हमने वो चीज़ सीखी जो हमने सीखनी है, जो हमने बतानी है। डबल ट्यून ग्रुप, द ट्यून ग्रुप बाउंड्रीज इज इंडिकेटेड बाय स्लैश। तो डबल ट्यून जो हम स्लैश के, अगर इंडिकेट स्लैश हम कर रहे हैं बीच में, तो इससे भी हमें क्या डबल ट्यूनिंग वाले वर्ड समझ। आई वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस बिफोर ही कम, मैं ये जगह छोड़ना चाहता हूँ उससे पहले, जब वो आ जाए। शी वॉन्ट्स टू प्ले टेनिस बिफोर इट, बारिश होने से पहले वो टेनिस खेलना चाहती है। देर इज़ नो रूम टू सिट इन द बस, लेट अस फाइंड अनदर वन। कोई जगह नहीं है बस में बैठने के लिए, दूसरी जगह ढूंढते हैं। द गर्ल हु स्टैंड्स फर्स्ट विल गेट अ प्राइज, जो पहली लड़की खड़ा थी वहाँ पर, जो फर्स्ट प्राइज में, या हम कहेंगे जो लड़की फर्स्ट पोजीशन पे थी उसे प्राइज मिला। प्लीज डू इट नाउ, अभी अभी करो। इफ़ यू हैव टाइम, अगर आपको टाइम है तो अभी कर दो ये। तो ये है कुछ डबल ट्यून वर्ड्स। डबल ट्यून्स दो बातें जब हम बताते हैं, ट्यून है ना, सिंपली हम ट्यून जो बना रहे हैं ये हमारी बात होती है। तो असल में हम बातें करते हैं, तो दो दो बातें इकट्ठे इकट्ठे करते हैं तो उस चीज़ से हो जाता है। उसके बाद है लॉन्ग अटरेंसेस। अटरेंसेस हो गई कहना, बहुत लंबी लंबी बातें। डू यू नो, अब स्लैश है, यहाँ हो गया एक ट्यून। दैट आई एम गोइंग टू अटेंड, मैं अटेंड करने जा रहा हूँ। क्या? एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। कब? इन दिसंबर दिस ईयर।
देखो कितने ट्यून हैं। क्या आप जानते हैं, हो गया एक ट्यून खत्म, कि मैं अटेंड करूंगा, दूसरा ट्यून है। क्या अटेंड करना है भाई, मुझे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, ठीक है कर दो। कब करनी है, मुझे दिसंबर करनी है। यहाँ पे और भी आ जाता है, इन विच प्लेस, कौन सी जगह करनी है, मुझे दुबई में करनी है, मुझे अनंतनाग में करनी है, मुझे श्रीनगर में करनी है, मुझे बांग्लादेश में करनी है, मुझे पाकिस्तान में करनी है, मुझे किसी और कंट्री में करनी है। ये ट्यून्स है, एक एक बात ट्यून, डू यू नो, ये एक बात है, आया समझ। राइटर्स हैव, राइट ऑथर्स को क्या है, उनके पास डिफरेंट राइटिंग स्किल्स हैं, स्टाइल्स हैं, जो वो डिटरमाइन कर रहे हैं किनको, बहुत अच्छे तरीकों से, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स जो है वो थॉट रिकॉर्डिंग हो जाती है। इसी तरीके से ये एग्जांपल्स भी है। पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स। मोस्ट वर्ड्स या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द लार्जेस्ट सेलिंग वर्ड प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अलग बात है, समझ आया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, ये भी समझ आया। ये वर्ड प्रोसेसर है, ये भी पता समझ आ जाता है। मतलब हर एक जो है इनमें स्लैश करके ओब्लिक करके इसको हम समझा रहे हैं कि एक एक ट्यून डिफरेंट है। मोस्ट ये ट्यून्स है। यू कैन यू आल्सो यूज सर्टन डिजिटल रिकॉर्ड्स, तो ये भी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है। आप बहुत सारे डिजिटल ये जो है वो इनको यूज में लाओ, वेट अ व्हाइल, ठीक है। अब क्या है, एंड देन कन्वर्ट योर रिकॉर्डिंग इनटू टेक्स्ट ऑटोमेटिकली, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मतलब ट्यून जो है, मुख्तलिफ ट्यून्स मुख्तलिफ तरीक़ों से जब आप बात करते हो, पहले एक फिर दूसरी फिर तीसरा, इस तरीके से हो जाता है। In the light of the above examples, we can say that the tune groups are generally used in a language to show pause after manageable group of words while speaking. तो ये एग्जाम्पल्स देखकर हमें पता चलता है, हम जब बातें करते हैं या तो हम पाज करेंगे, कामा करेंगे या स्लैश डालेंगे। क्योंकि हमें मैनेजेबल ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उनको यूज करना है ताकि हम बोलेंगे अच्छे से। देयरफॉर इंटोनेशन नॉट ओनली प्लेज अ डेकोरेटिव रोल बट आल्सो हैज अ लिंग्विस्टिक फंक्शन। इस लिहाज से इंटोनेशन जो है, इंटोनेशन क्या है, अब हमारा ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग क्या है, बात करने का वे ऑफ टॉकिंग, समझ रहे हो, वे ऑफ टॉकिंग है हमारा इंटोनेशन। तो इससे लैंग्वेज फंक्शन करने में एक अच्छा रोल ये अदा करता है, कौन, हमारा इंटोनेशन। इससे हमें दूसरों को समझ आ जाता है, इससे हमें खुद को दूसरे लोगों को बात समझानी आती है। द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इंटोनेशन इन WH क्वेश्चंस beginning with WHO, WHAT, WHY, WHERE, when, WHEN, WHICH and HOW usually correspond to the use of particular grammar structure। और जो हमारा फॉलिंग पैटर्न है इंटोनेशन का, वो अक्सर हमारे WH7 जो बोलते हैं, WH7 तो उसके ग्रामर के रिकॉर्डिंग, ग्रामर के स्ट्रक्चर के हिसाब से जब हो जाता है तो ये इंटोनेशन बिल्कुल एक अहम रोल फिर अदा करती है। किस में, हमारे बात करने के तरीकों में। इस तरीके से ये जो WH7 है, 1 2 3 4 5 6 7, WH7 यूजुअली क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्ड टू द यूज ऑफ, ये किस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ कॉरस्पॉन्ड करते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस में रहते हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा आज का टॉपिक। कल हम यहाँ असर्शन पे आ जाते हैं। तो टिल दैट वेरी टाइम, टेक केयर एंड थैंक यू।